RHCSA के कोर्स में लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि लिनक्स की फैमिलीज़ कितनी हैं। हमारे पास टोटल 3 फैमिलीज़ आई थी। हमने तीनों फैमिलीज़ के हवाले से बात की थी। हमारे पास यूनिक्स की फैमिली आई थी, हमारे पास लिनक्स की फैमिली आई थी एंड डेबियन की फैमिली। ये 3 फैमिलीज़ थी। जिन तीनों फैमिलीज़ के अंदर हमने बैठ के बात की थी कि हाँ, दुनिया में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बनता है तो उसका ताल्लुक इन तीनों में से किसी एक फैमिली के साथ बनेगा। ये तो क्लियर कट बात है, ये तो 100% हो गया, हमें समझ आ गई इस बात की। नेक्स्ट, आज से ऑनवर्ड हमने बात करनी है लिनक्स की। आज तो सबसे पहले हम लिनक्स की इंस्टॉलेशन देखेंगे। इंस्टॉलेशन के अलावा हम बात करेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है। अच्छा, उससे पहले हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी देखना है, उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात कर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात करना है कि लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। जनाब, उससे पहले हम एक वर्ड सुनते हैं, रूट। ये रूट क्या वर्ड है? असल में आपको याद होगा कि हमारी विंडोज़ जिस ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होती है उसको हम सी ड्राइव कहते हैं। लिनक्स के अंदर भी एक ड्राइव होती है जिसके अंदर सारी की सारी लिनक्स इंस्टॉल होती है, यानी कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सारा का सारा उस ड्राइव में इंस्टॉल होता है और उस ड्राइव को आप रूट बोलते हैं। ये रूट ना आपको लिनक्स के अंदर 3 तरीक़ों से सुना जाता है। एक तो रूट ऐसे लिखा जाता है जिसको आप फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, एक रूट ऐसे लिखा जाता है और एक रूट ऐसे लिखा जाता है। इन तीनों का मतलब, उन तीनों का डिफरेंस आप सब लोगों को मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़, ये ऊपर वाला रूट क्या है? ये आपकी सी ड्राइव की तरह है जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन होती है। सी ड्राइव से मुराद ये नहीं कि ये सी ड्राइव ही है, इससे मुराद ये है कि जैसे आपकी विंडोज़ के अंदर सी ड्राइव होती है जिसमें आप पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस रूट ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। और इस रूट ड्राइव को पढ़ते तो रूट हैं, लेकिन लिखने के अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ आता है। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं? ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो आपको रूट नज़र आ रहा है इसकी बाद में बात करते हैं। पहले ये जो लास्ट पे आपको रूट लिखा आ रहा है इसकी बात कर लेते हैं। ये रूट बेसिकली आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे हमारी विंडोज़ के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि पूरा का पूरा ऑलराउंडर होता है, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकता है, जो मर्जी करे उसकी अपनी मर्जी, वो अच्छे अंदाज से उसको हैंडल कर सकता है। इसी तरीके से आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी एक रूट यूज़र होता है जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बोला जाता बल्कि रूट बोला जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको विंडोज़ दिखाऊँ अपनी, तो ये मेरी विंडोज़ के अंदर ये मेरी एक सी ड्राइव है। हम सी ड्राइव में जाते हैं तो सी ड्राइव के अंदर ये यूज़र्स का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर देखें ये 2 आपको नाम नज़र आ रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट तो डिफ़ॉल्ट होता है, पब्लिक होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं। ये 2 यूज़र्स हैं मेरे। अब एक ये हैकर ऑनलाइन और एक हैकर वन है। अब इसमें मैं हैकर वन से लॉगिन, तो ये वाला जो यूज़र है हैकर वन, ये एक ऐसा यूज़र है जो कि जिससे मैं लॉगिन हूँ। तो हर यूज़र का विंडो के अंदर सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक अपना ज़ाती फ़ोल्डर बनता है। अगर मैं यहाँ पर XYZ नाम का एक यूज़र बना दूँ विंडोज़ के अंदर, तो उसका भी फ़ोल्डर इसके अंदर बनेगा। अब अगर हम किसी फ़ोल्डर के अंदर जाएँ तो देखिए उस फोल्डर का सारा डाटा पड़ा है, उसका ऐप डाटा, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है उस यूज़र का वो इसके फोल्डर में होगा। अब इस यूज़र जिससे मैं लॉगिन हूँ, इसका जितना भी डाटा, इसके डेस्कटॉप पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स में क्या है, इसके डाउनलोड्स में क्या है, वीडियोस क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अपने साथी फ़ोल्डर में होंगी। तो बिल्कुल यही बिहेवियर आपका लिनक्स के अंदर है कि लिनक्स के अंदर भी हर यूज़र का एक फ़ोल्डर बना करता है। अब वो फ़ोल्डर हमने समझना है कि वो फ़ोल्डर कौन सा है। ये है वो फ़ोल्डर। इस रूट से मुराद है रूट ड्राइव, ये जिसकी हमने बात की, जिसके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल हुई है। रूट ड्राइव के ऊपर रूट यूज़र का फ़ोल्डर, तो ये डायरेक्ट रूट का फ़ोल्डर बना होता है रूट ड्राइव के ऊपर, जिसके अंदर इस एडमिनिस्ट्रेटर का सारा डेटा होता है। इसको कहा जाता है होम डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बेसिकली फ़ोल्डर को कहते हैं। तो इसका होम का फ़ोल्डर यानी कि इसका अपना ज़ाती घर। एक चीज़ तो हमने ये कवर कर ली, उम्मीद करता हूँ ये बात सबको समझ आ गई हो। अगली चीज़ है स्वैप। व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्वैप? आपको स्वैप का भी आइडिया होना चाहिए। अगर हमारी विंडो के अंदर 24 GB रैम लगी हुई है और इसी तरह लिनक्स में भी अगर 24 GB लगी हुई है और लिनक्स के अंदर मैंने कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जिसने 23 GB ऑक्यूपाई कर ली टोटल। यहाँ हम कह रहे हैं कि हम एक सपोज कर लेते हैं कि हमारी लिनक्स के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी जितने प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे प्रोसेस हमारे 23 GB यूज़ कर रहे हैं रैम इस टाइम।
अवेलेबल कितनी बची? 1 GB। अब मुझे एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल करना है या स्टार्ट करना है जिसको रिक्वायर्ड है कि वो 2 GB स्पेस ले, लेकिन अवेलेबल तो हमारे पास 1 GB। तो क्या होगा अगर आप ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो 1 GB तो मिल जाएगा, लेकिन 1 GB के बाद आपके सिस्टम के अंदर कोई स्पेस खाली रही नहीं, तो आपका जो CPU है मज़ीद कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ना वो किसी प्रोग्राम को बंद कर सकता है ना वो किसी को ऑन कर सकता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए दुनिया के अंदर डेवलपर्स ने एक स्वैप का कॉन्सेप्ट निकाला। ये स्वैप क्या होती है? ये बेसिकली आपकी हार्ड ड्राइव का एक पार्ट होता है। सपोज़ मेरे पास हार्ड ड्राइव है 500 GB, तो मैं इंस्टॉलेशन टाइम पर कहता हूँ कि इस हार्ड ड्राइव में से 10 GB का स्वैप बना दो। तो अब मेरे पास जो अवेलेबल हार्ड ड्राइव शो होगी ना मेरे पास, वो 490 GB होगी, 10 GB गायब हो जाएगी। वो जो 10 GB गायब हुई है ना, ये बेसिकली एक टेम्परेरी रैम है, या इसको आप वर्चुअल रैम कह सकते हैं। ये वर्चुअल रैम की तरह एक्ट करता है, और ये आपका वर्चुअल रैम वाला काम ये तब एक्टिवेट होगा जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे ना 2 GB वाले। तो 1 GB तो आपको फिजिकली कंप्यूटर से मिल गया। कंप्यूटर को हैंग होने से बचाने के लिए इस 10 GB के अंदर से 1 GB मज़ीद इसको मिल जाएगा, तो आपका ये प्रोग्राम भी रन हो जाएगा, और बाकी के जो 9 GB हैं वो कंप्यूटर की हेल्प करेंगे ताकि ये कंप्यूटर आपका हैंग ना हो, बिल्कुल बंद ना हो। उम्मीद करता हूँ ये स्वैप वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। ये हम बूटिंग टाइम पर डिसाइड करते हैं कि हमने स्वैप कितना बनाना है, अपनी चॉइस है, जितना मर्जी बनाना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्वैप बनाते हुए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि स्वैप जो है ये कतअन आपकी फ़िज़िकल रैम नहीं है, ये आपकी वर्चुअल रैम है। अगर ये वर्चुअल रैम है तो ये वर्चुअल रैम की तरह ही एक्ट करेगी, ये आपकी फ़िज़िकल रैम की तरह बिल्कुल एक्ट नहीं करने वाली जनाब, ये बिल्कुल वर्चुअल रैम की तरह ही एक्ट करेगी। तो अगर जैसे आपकी फ़िज़िकल रैम की प्रोसेसिंग है, उसकी जैसी परफॉर्मेंस है, वैसे ही इसकी होने लग गई तो दुनिया में लोग 1 GB रैम लगाएंगे और बड़ी बड़ी हार्ड लगा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, आपको फ़िज़िकल रैम पर ही रिलाई करना पड़ता है। आगे चलते हैं जी। अब थोड़ी सी बात करते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के हवाले से। लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इस रूट यूज़र का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, हमने इस रूट यूज़र के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। ये मैं आगे एक स्लैश भी लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम रूट यूज़र के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारी सी ड्राइव है, इस सी ड्राइव के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। हम बैक आते हैं तो ये देखें इतने सारे फोल्डर्स हैं। अगर मैं विंडोज़ के अंदर जाऊँ जिसमें विंडो इंस्टॉल है, तो भाई इतने सारे फोल्डर्स हैं। आपका क्या लगता है ये बिला वजह अपनी मर्ज़ी से बन गए हैं, जिसका जहाँ पे दिल किया वैसे बन गया? ऐसा नहीं है, हर फोल्डर का अपना एक ज़ाती काम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक हिरार्की होती है, इसको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, डायरेक्टरी फोल्डर को बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया। तो फोल्डर्स का एक स्ट्रक्चर होता है, एक हिरार्की होती है, पहले से डिसाइड किया जाता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस फोल्डर के अंदर क्या चीज़ रखी जाएगी। ये बात पहले से डिसाइडेड है, ये बिला वजह मुंह उठा के काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही आपके लिनक्स के अंदर भी कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, कुछ फोल्डर्स के बारे में आपको आइडिया होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप मज़ीद आगे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर एक्सपर्ट होना है अपनी तरफ से, तो एक्सपर्ट होने के लिए ज़रूरी है कि हमें इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया हो। नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब रूट के ऊपर एक बिन नाम का फोल्डर होता है, इसी तरह रूट के ऊपर एक एस बिन नाम का फोल्डर होता है, फिर इसी रूट के ऊपर एक बूट नाम का फोल्डर होता है, फिर ऐसे ही एक रूट नाम का फोल्डर होता है जिसको हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, ऐसे ही एक डेव नाम का फोल्डर होता है, बिल्कुल ऐसे ही SRV होता है, देन होम, होम के बाद आपके पास एक होता है TMP, और अगर अगले पेज पे हम जाएं तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे, हाँ एक USR होता है, एक होता है मीडिया, फिर होता है प्रॉक, एक होता है MNT और OPT एंड वार। ये कुछ फोल्डर्स मैंने मेन लिख दिए, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मेन वो फोल्डर्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आइडिया नहीं है तो बहुत मुश्किल है जनाब सर्वाइव करना। अच्छा जी, बिन के अंदर जितनी भी नॉर्मल यूज़र की कमांड्स होती हैं वो बिन के अंदर होती हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये मैं नॉर्मल यूज़र से क्या मुराद ले रहा हूँ।
आप विंडो के अंदर कोई भी यूज़र बनाते हैं ना, वो आपका एक नॉर्मल यूज़र नहीं होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। अगर आपको याद है तो भी ठीक है, नहीं है तो आज आपको पता लग गया। विंडोज़ का ये बिहेवियर है कि आप जब भी कोई यूज़र बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेकिन लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं है। लिनक्स के अंदर अगर आप कोई यूज़र बनाते हैं वो एक नॉर्मल यूज़र होता है, और नॉर्मल यूज़र कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई फाइल क्रिएट कर सकता है, ना कोई फोल्डर क्रिएट कर सकता है, ना कुछ कॉपी कर सकता है, ना मूव कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। हर लिहाज से वो रिस्ट्रिक्टेड है। अब आपने उसको पॉलिसीज़ लगा के उसको परमिशंस देनी है कि वो क्या करे और क्या ना करे। यही सारी गेम है लिनक्स की, और यही हमें समझनी है, और यही मार्केट में आप डेली रूटीन पर कर रहे होते हैं। अच्छा, अगली बात रही कि नॉर्मल यूज़र कर क्या सकता है, फिर ये बना क्यों है भाई। नॉर्मल यूज़र जो है ना, उसका जो अपना ज़ाती फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर बैठ के वो जो दिल चाहे कर सकता है। वो जितने मर्जी फोल्डर बनाए, जितनी मर्जी फाइल्स बनाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने फोल्डर से बाहर आके वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल ब्लाइंड है, कोई काम नहीं वो कर सकता। तो ये होता है लिनक्स के अंदर एक नॉर्मल यूज़र। ये एक ग्लास और ला के दीजिएगा। तो ये होता है लिनक्स का एक नॉर्मल यूज़र। अब एसबिन के अंदर सुपर यूज़र की कमांड्स होती हैं। जितनी भी लिनक्स के अंदर आपके सुपर यूज़र्स हैं, लाइक आपका रूट आपका एक सुपर यूज़र है, और इसके अलावा अगर आप कोई और सुपर यूज़र बनाते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, उन तमाम की जो कमांड्स होती हैं वो आपकी एसबिन के अंदर होती हैं। अब सुपर यूज़र क्या क्या काम कर सकता है भाई, बहुत सारे काम है जो सुपर यूज़र कर सकता है, इसलिए वो सारी कमांडें सब की सब एसबिन वाले फोल्डर के अंदर रखी जाती हैं। बूट क्या होता है, बूट के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है बूट लोडर, और एक आपका होता है कर्नल। जैसा आपके बूट वाले फोल्डर के अंदर दो चीज़ें रखी जाती हैं, एक बूट लोडर और दूसरा होता है कर्नल। बूट लोडर क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपके बायोस होते हैं। अब बायोस क्या होता है, अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो तो ठीक है, नहीं किया तो आज के बाद आप कीजिएगा। अगर मैं अपने लैपटॉप का बटन ऑन करता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास डेल का लैपटॉप है, सबसे पहले मेरे सामने लिखा आता है डेल। डेल के बाद मेरे सामने एक स्क्रीन आती है, जिस स्क्रीन के अंदर वो थोड़ी सी खिड़कियाँ बनी होती हैं। विंडोज़ की केस में बात कर रहा हूँ, यानी कि वो विंडो बनी होती है, खिड़की टाइप बनी होती है, उसके बाद विंडो लोड हो जाती है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपके इस लैपटॉप को समझा देती है कि जब भी तुम्हें ऑन किया जाए तो तुम्हारे सामने डेल लिखा है, डेल मीन्स बायोस। बायोस जब तुम्हारी चलें तो बायोस के बाद तुमने सी ड्राइव के अंदर जाना है, वहाँ पर तुम्हें विंडो मिलेगी, वहाँ से तुमने लोड कर देनी है विंडो। ये डी ड्राइव में क्यों नहीं जाता, ये ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में क्यों नहीं जाता? इसका मतलब है कोई ना कोई तो है बैकएंड पे जो इसको डी ड्राइव के अंदर से, सी ड्राइव के अंदर से, एफ ड्राइव के अंदर से बचा के सी ड्राइव के अंदर खींच के लेके जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड बूट लोडर। तो बूट लोडर वो बला है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कहाँ से करना है, ये आपके हार्डवेयर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो विंडोज़ का अपना बूट लोडर होता है और लिनक्स का अपना बूट लोडर होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं विंडोज़ का भी बता रहा हूँ। विंडोज़ का जो बूट लोडर है उसका नाम होता है NTLDR। ये विंडोज़ के बूट लोडर का नाम है। और जो लिनक्स का बूट लोडर है जनाब, इसका नाम है ग्रब। इसका एक और बूट लोडर होता है जिसको लीलो कहा जाता है। ये आउट ऑफ द मार्केट है, यानी कि मुराद इससे ये है कि ये इसका अपना पर्सनल नहीं है, ये इसके अलावा है। अब आप जो चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे काम से खैरियत से, आज आप लेट हो गए। जैसे आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, तो हर फोल्डर का एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, वो बिला वजह नहीं बना। बिल्कुल ऐसे लिनक्स के अंदर भी आपकी जो रूट ड्राइव है, इसको स्लैश लिखा जाता है, ये इस तरह से इसको लिखा जाता है ये, लेकिन इसको पढ़ते स्लैश नहीं है, ये रूट ड्राइव है। रूट ड्राइव एक ऐसी ड्राइव होती है जो आपकी सी की तरह एक्ट करती है, यानी कि जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। इस पर ये डिफरेंट फोल्डर हैं, हर फोल्डर के ऊपर क्या क्या होता है वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बिन वाले फोल्डर के बारे में बताया। ये हर फोल्डर से पहले देखें मैंने ये रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला फोल्डर रूट ड्राइव के ऊपर है। तो बिन फोल्डर के अंदर नॉर्मल यूज़र की कमांडें होती हैं,
और नॉर्मल यूज़र क्या होता है, कोई भी आप यूज़र क्रिएट करते हैं वो नॉर्मल यूज़र होता है। विंडोज़ के बिहेवियर के अंदर विंडो का कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। लिनक्स में ऐसा नहीं होता। लिनक्स में वो नॉर्मल यूज़र है, और नॉर्मल यूज़र आपकी एक कमांड रन करना तो बड़ी दूर की बात, फाइल भी क्रिएट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने फोल्डर में जो चाहे कर सकता है, अपने फोल्डर से बाहर आके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ नहीं कर सकता। जबकि हमने कोई भी फोल्डर यूज़र अगर बनाना हो, हम कभी डी ड्राइव में जा रहे हैं, कभी ई में जा रहे हैं, कभी एफ में जा रहे हैं, इधर से कॉपी किया उधर रखा, उधर से कॉपी किया उधर रखा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, बड़ा कुछ कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकता। हम बाद में इसको अपनी मर्जी के साथ पॉलिसीज़ लगा के इसको अलाउ करते हैं कि ये क्या क्या करें। तो जितनी भी नॉर्मल यूज़र की कमांडें हैं वो बिन के अंदर होती हैं। सुपर यूज़र की जितनी कमांडें हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की जितनी कमांडें हैं, वो आपकी एस बिन के अंदर होती हैं। जैसे आपकी इस ड्राइव को रूट ड्राइव कहा जाता है ना, एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही आपका जो सुपर यूज़र होता है इसको रूट यूज़र बोला जाता है। तो जो सुपर यूज़र है वो बेसिकली आपका रूट यूज़र है, यानी कि अगर मैं स्लैश डाल के इधर रूट भी लिखना चाहूँ तो बात एक ही है। अब बूट क्या होता है, स्लैश बूट, ये एक फोल्डर है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक बूट लोडर होता है और एक कर्नल होता है। अब बूट लोडर के बारे में मैं बता रहा था कि बूट लोडर क्या होता है। बूट लोडर जनाब आपका वो चीज़ है जो कि आपके इस हार्डवेयर को समझाता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ। मिसाल के तौर पे मैं अभी अगर लैपटॉप ऑन करूँ तो सामने एक बायोस बनी आती है ना, डेल HP IBM जिसका भी कंप्यूटर है, उसके बाद मेरा कंप्यूटर जो है वो C ड्राइव के अंदर जाता है और वहाँ से जाके विंडो लोड कर देता है। ये D में क्यों नहीं गया, ये E में क्यों नहीं गया? तो कोई ना कोई तो है जो उसको बता रहा है भाई D E में नहीं जाना, बल्कि C ड्राइव के अंदर फलां फोल्डर में जाना है जहाँ पे तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा और उसको लोड कर दो। वो है बूट लोडर। तो बूट लोडर बेसिकली समझा रहा होता है आपके इस हार्डवेयर को कि ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें कहाँ से मिलेगा। तो विंडो का अपना बूट लोडर होता है और लिनक्स का अपना बूट लोडर है। विंडो का जो बूट लोडर है उसका नाम होता है NTLDR, और जो लिनक्स का बूट लोडर है उसका नाम होता है ग्रब। एक लीलो भी होता है, ये मार्केट में क्वेश्चन भी किया जाता है कि व्हाट इज़ लीलो, तो आप कह सकते हैं कि लीलो भी एक बूट लोडर है लिनक्स का, लेकिन ये आउट ऑफ द मार्केट है। इसका मतलब ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट ग्रब ही होता है। अगर आप बहुत सियाणे हैं और आपको लगता है नहीं जी मैंने ये काम सिर्फ लीलो से ही ले सकता हूँ, ग्रब तो नहीं कर सकता, तो फिर आप लीलो इंस्टॉल कर लें। फिर आपको वजह भी बतानी पड़ेगी कि लीलो के अंदर कौन सी ऐसी खास बात है जो ग्रब के अंदर नहीं है, और यकीनन उसके अंदर खास बात है कोई, वो बहुत एडवांस है, वो भी आपको समझ नहीं आनी, इसलिए इसको इग्नोर करें। अलबत्ता ये भी एक बूट लोडर है। अब आती है बात कर्नल की। व्हाट इज़ कर्नल? कर्नल को कहा जाता है इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और ऑफ OS, ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन है। अगर किसी ने एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा तो आप लोगों को आइडिया होगा, वरना मैं बता देता हूँ। अगर मैं C का बटन प्रेस करता हूँ, ये छोटे C का बटन छोड़ता हूँ, मैं किसी सॉन्ग को प्ले करता हूँ, तो मैंने कंप्यूटर के अंदर सॉन्ग प्ले किया, लेकिन आवाज़ मुझे इस हार्डवेयर के स्पीकरों में से आ रही है। ये क्या चक्कर है, ये कैसे आ रही है? दूसरी बात, मैं अगर इसके साथ ये VGA कनेक्ट करता हूँ या HDMI कनेक्ट करता हूँ तो वो तो इस हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हुआ है, लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चल रहा है इसका डिस्प्ले सामने LCD पे आ रहा है। ये क्या चक्कर है? तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्डवेयर को बिल्कुल आपके सॉफ्टवेयर के साथ, OS के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया। वो जो दरमियान में बंदा बैठा हुआ है ना, जो कि आपके हार्डवेयर को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, उसका नाम है कर्नल। तो आप सॉफ्टवेयर के ऊपर जो भी काम करते हैं उसका नाम कर्नल है, उसको कर्नल कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर आप जो भी काम कर रहे हैं होना तो वो हार्डवेयर पे है ना। आप यहाँ पे कुछ प्रेस करते हैं, जैसे C का बटन प्रेस किया, E प्रेस किया, F प्रेस किया, तो बेसिकली वो तो लगे हुए हैं यहाँ पे हार्डवेयर पे, और आप हार्डवेयर पे C F प्रेस कर रहे हैं, लेकिन लिखा वो जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये कैसे? कोई यहाँ से है बंदा जो कि C को रिकग्नाइज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाके, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जाके उसको राइट कर देता है। तो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ जो इंटीग्रेट करता है उसका नाम है जनाब कर्नल। मिडल मैन है, उसको कर्नल कहते हैं। इसको ब्रेन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो OS जो विंडोज़ है इसका अपना कर्नल है और लिनक्स का अपना कर्नल है। जो विंडोज़ का है इसका नाम है OS कर्नल, और जो लिनक्स का कर्नल है ये VM लाइनस है इसका नाम। वो लाइनस टोरवल्ड्स के नाम पर ही रखा गया, VM लाइनस। ये कर्नल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का। याद है कि यहाँ तक बात? आगे चलते हैं। बूट क्या होता है जनाब? रूट। इस रूट से क्या मुराद? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, एक रूट यूज़र होता है, एक रूट ड्राइव होती है। एक रूट ड्राइव होती है, एक रूट यूज़र होता है। बिल्कुल ऐसे ही रूट यूज़र का अपना भी तो फोल्डर होगा ना जिसमें उसने कोई डाटा रखना होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, हम विंडोज़ में, हम C ड्राइव में आते हैं, तो C ड्राइव में अगर गौर करें तो ये देखें एक यूज़र्स का फोल्डर बना हुआ है, इसमें जाता हूँ
तो मेरा जो भी यूज़र होता है उसके नाम का अपना ज़ाती फोल्डर बनता है। अब अगर मैं XYZ नाम का विंडो के अंदर एक यूज़र बना दूँ तो आप देखेंगे उस यूज़र का फोल्डर इधर आके बन जाए। तो इसका मतलब है कोई ना कोई डिसाइडेड है पहले से पाथ के भाई कोई भी यूज़र अगर बने तो उसका फोल्डर वहाँ पे जाके बना दो। और वो फोल्डर क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है कि उस यूज़र की जितनी कैशे है, उसका जितना डेटा है, वो उसी फोल्डर के अंदर रखा जाता है और कहीं नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर ये हैकर वन एक यूज़र है तो इसका जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पे होगा, हैकर ऑनलाइन का जितना डेटा वो इसके फोल्डर में होगा। तो लिनक्स के अंदर भी इस हायरार्की का ख्याल रखा गया। जो सुपर यूज़र है ना, रूट यूज़र, उसका फोल्डर यहीं पर बनाया गया रूट ड्राइव के ऊपर। ये असल में रूट यूज़र का फोल्डर है। तो उसको हम कहते हैं रूट्स होम डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को, यानी कि इसका अपना ज़ाती घर है। साथ है यहाँ तक कोई मसला मिसाल। डेव के अंदर आपकी परमानेंट ड्राइव्स अटैच होती हैं, इनको कहते हैं माउंट होती हैं। मैंने एक हार्ड ड्राइव लगाई इसके अंदर, वो हार्ड ड्राइव परमानेंट है ना मेरी सिस्टम के अंदर या सर्वर के अंदर, तो वो परमानेंटली कहीं ना कहीं किसी फोल्डर के अंदर उसका डाटा तो रखा होगा, क्योंकि उसकी स्पेस क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो डेव एक ऐसा फोल्डर है जिसमें आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो जो परमानेंट माउंट होती है उन सब का डाटा डेव के अंदर रखा है। SRV के अंदर आपके सर्विसेज होती हैं। होम के अंदर आपके नॉर्मल यूजर्स की डायरेक्टरीज होती हैं। अब ये फ़र्क है आपकी विंडोज़ के अंदर और लिनक्स के अंदर। नॉर्मल विंडोज़ के अंदर क्या होता है, एक ही फोल्डर है सी ड्राइव के अंदर यूज़र नाम का, उसी के अंदर दड़ा सब के फोल्डर बनी जा रहे हैं। लिनक्स में ऐसा नहीं। लिनक्स में जितने भी नॉर्मल यूज़र हैं उनके फोल्डर बनते हैं ये होम वाले फोल्डर के अंदर। मिसाल के तौर पे मैंने एक यूज़र बनाया XYZ, तो उस यूज़र का फोल्डर कहाँ बनेगा, /home/XYZ। साथ है, समझ आ गई। लेकिन जो आपका रूट यूज़र है उसकी डायरेक्टरी अलग से, वो रूट के ऊपर ही पड़ी हुई, वो अलग से। टेम्प के अंदर आपकी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। अब अगर हम आगे आते हैं तो यूज़र /usr, इसमें आपके तमाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। और लिनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर वाला वर्ड ही यूज़ किया जाता है। लिनक्स के अंदर पैकेजेस का वर्ड यूज़ किया जाता है। मतलब ये है कि USR के अंदर तमाम आपके पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। यहाँ तो का मसला समझ आ गया। अच्छा जी, मीडिया के अंदर क्या होता है, आपकी टेम्परेरी डिवाइसेस माउंट होती हैं। परमानेंट डिवाइसेस कहाँ पे होती हैं बोला, डेव के अंदर, और टेम्परेरी कहाँ पर होती हैं, मीडिया के अंदर। जैसे USB, मैंने USB लगाई, वो टेम्परेरी तौर पे है ना, तो वो टेम्परेरी तौर पे इधर आ जाएगी मीडिया के अंदर। कोई मसला तो नहीं। अच्छा, प्रॉक, तमाम आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रॉक के अंदर होती है। कितनी रैम है, कितनी हार्ड है, कितना प्रोसेसर है, कितने थ्रेड्स हैं, कितने कोड्स हैं, क्या यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ नहीं हो रहा, क्या फ्री पड़ा हुआ है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रॉक के अंदर होती है। मीडिया और MNT तकरीबन सेम है। इसके अंदर भी आपकी टेम्परेरी माउंटेशन होती है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। चाहे तो आप डिवाइस माउंट कर लें यहाँ पे, चाहे तो आप कोई ड्राइव माउंट कर लें। ड्राइव से क्या मुराद है, हमारे पास नेटवर्क स्टोरेज होती है हर कंपनी के अंदर ना, एक नेटवर्क स्टोरेज होती है, यानी कि एक सर्वर पड़ा हुआ है, उसमें सारा डाटा रखा है और वो शेयर किया हुआ सर्वर। उस शेयर की एक ड्राइव आपकी विंडोज़ के अंदर माउंट हो जाती होती है। जैसे मैप ड्राइव नहीं करते यार, मैं अगर ये देखिए विंडो में आया हूँ, तो अगर मैं यदि इस PC में आता हूँ तो ये देखिए एक मैप ड्राइव की ऑप्शन आ रही है ना, सॉरी ये मैप ड्राइव। यहाँ पर आप उसका IP बताएंगे, जैसे मैं कहता हूँ जी 192.168.1.10। अब अगर आप ब्राउज़ करेंगे ना, तो अगर ये वाकई सर्वर हुआ तो उसके जितने भी शेयरिंग पार्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। उस पर में से किसी भी फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, उस पूरे फोल्डर को यहाँ पे शो हो जाए, यहाँ पे पूरा फोल्डर शो हो जाए, यहाँ पे मैप हो जाएगा। तो अगर लिनक्स के अंदर भी आपने कुछ मैप करना है तो आप यहाँ पर MNT के अंदर या मीडिया के अंदर जहाँ पे दिल चाहे मैप कर सकते हैं। उस मैप को यहाँ पर माउंट कहते हैं। OPT, तमाम ऑप्शनल सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं। वार
तमाम लिनक्स के जितने भी लॉग्स हैं वो वार के अंदर इंस्टॉल होते हैं। ये कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था जिसके बारे में आप सब लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी है। पता होना चाहिए कि लिनक्स के किस फोल्डर के अंदर लॉग्स क्या काम करते हैं। लॉग से मुराद ये है कि आपके सिस्टम की एक्टिविटी, जैसे कि मैंने सिस्टम के अंदर सी प्रेस किया, ये एक्टिविटी हुई है, ये भी लॉग है। तो सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कितने बजे किया, किस सेकंड पे किया, ये तमाम सिस्टम के इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने का नाम लॉग है। तो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना लॉग होता है ना, सॉफ्टवेयर के साथ कौन अटैच हो रहा है, कौन डिस्कनेक्ट हो रहा है, कौन उसकी कन्फिग्रेशन कर रहा है, कौन सेटिंग कर रहा है, कौन उसमें एडिटिंग कर रहा है, वो हर चीज़ की लॉग मेंटेन होता है। वो लॉग सारे के सारे इस वार वाले फोल्डर के अंदर रखे जाते हैं। तो ये आप लोगों को कम से कम इतना नॉलेज तो ज़रूर होना चाहिए। अब बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन। व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन? व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? वर्चुअलाइजेशन ये होती है जनाब कि एक ज़माना था जब हमारे पास फिज़िकल सर्वर हुआ करता था और फिज़िकल सर्वर के ऊपर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे और उसको इस्तेमाल करते थे। फिर वक्त आया, पता लगा जनाब हमें एक और सर्वर की ज़रूरत है, यानी कि कुछ और सर्विसेज चाहिए। तो वो एक ही सर्वर पर तो लोड डाल नहीं सकते। फिर हमें क्या करना होता था, या वो सर्वर उस पर चल नहीं सकता, तो फिर हम एक नया सर्वर परचेज़ करते थे और उस नए सर्वर के अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे और काम चला लेते थे। फिर थोड़े दिनों बाद पता लगा कोई नवी मतलब कोई नवा काम चाहिए, तीसरा सर्वर जाके परचेज़ के लिए। तो करते करते एक कंपनी को अगर 10 सर्विसेज चाहिए तो उनको फिजिकली 10 सर्वर रखने पड़ते थे। अब क्या क्या मसले आएंगे? पहला मसला तो हर सर्वर एक हीट प्रोड्यूस करता है। 10 सर्वर्स की अच्छी खासी हीट निकलेगी, उसके लिए आपको एक एसी नहीं काफ़ी सारे एसी चाहिए, ये पहला खर्चा। दूसरी बात, ये 10 सर्वर्स को रखने के लिए आपको स्पेस भी चाहिए। सर ताहिर को कहिएगा कि मेरी क्लास हो रही, मैं क्लास के बाद मुलाकात करता हूँ। सर को कह दें कि मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद आता हूँ। तो एक तो ये मसला कि आपको इतने सारे एयर कंडीशनर चाहिए। दूसरा मसला कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की भी तो कॉस्ट है ना, वो भी तो आपको कितनी ज़्यादा खींचेगी। और एक सर्वर के अंदर 2 पावर सप्लाईज होती हैं। एक पावर सप्लाई 1800 वाट की होती है, तो 3600 वाट आपका एक सर्वर खींच रहा है। तो 10 सर्वर से मल्टीप्लाई कर लें आप, तो वाबड़ा का प्लांट ही लगा के बैठ जाएंगे। उसके बाद अगला मसला, अपनी भी तो उसकी कॉस्ट है ना, सर्वर की रैम, हार्ड, वो भी तो कॉस्ट है। फिर आपको यूपीएस चाहिए ताकि सर्वर डाउन ना हो, तो आपको 10 सर्वर्स के लिए बड़ा वाला यूपीएस चाहिए। फिर यूपीएस अगर बंद हो जाए तो अल्टरनेट टाइम पर आपको जनरेटर भी चाहिए, तो जनरेटर भी आपको फिर बड़ा चाहिए, उसकी भी कॉस्ट हो। तो इतनी सारी कॉस्ट को बियर करना तो बहुत इम्पॉसिबल बात है। पहले ज़माने में इम्पॉसिबल से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, लेकिन आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो उस ज़माने में इसका हल कोई नहीं था। फिर डेवलपर्स ने सर जोड़ा और एक दुनिया में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, वर्चुअलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि फिजिकल एक ही सर्वर होता है या मल्टीपल सर्वर से ले लें, लेकिन वो सर्वर आप बड़ा हैवी बनाते हैं। मिसाल के तौर पे इस सर्वर के अंदर आपने रैम लगा ली 200 GB, प्रोसेसर लगा लिए आपने 4, और टोटल उसके कोर हो गए 24। अच्छा 4 या 2 कर लेते हैं इसको, 4 वैसे मुश्किल ही नज़र आते हैं आपको, हम 2 कर लेते हैं। 2 प्रोसेसर लगा लिए, 12 कोर का एक प्रोसेसर है, तो 24 कोर हो। हार्ड ड्राइव की बात करें तो हार्ड जनाब मैंने लगा ली 2 TB, मैंने 2 TB हार्ड ड्राइव लगा ली। अब ये 3 चीज़ें मैंने अपने सर्वर के अंदर डाल के सर्वर बहुत हैवी बना ली। अब वर्चुअलाइजेशन अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो वर्चुअलाइजेशन इनेबल करने के बाद आपने पहला एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो उसको कहेंगे पहली VM, यानी कि पहली वर्चुअल मशीन। आप इस फिजिकल सर्वर के अंदर से इन रिसोर्सेज को इसको शेयर करेंगे। मिसाल के तौर पे आप इसको कहते हैं यार 50 GB रैम दे दो इसको, और इसको 8 कोर दे दो प्रोसेसर, और ऐसा करो इसको 500 GB हार्ड ड्राइव दे दो। या आपने पहली मशीन बना ली, तो बाकी जितने आपके हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं वो सारे स्पेयर हैं। आपने एक और VM बनाई, दूसरी VM के अंदर भी आपने क्या किया, उसको 50 GB दे दो, सेम ऐसी चीज़ें आपने इधर भी दे दी, तो बाकी जो बचेगा वो आप तीसरी VM बना लें। तो अब अगर आप देखें तो एक ही सर्वर के ऊपर मैंने मल्टीपल VMs बना दी।
यानी कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिए और ईच ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर इंडिकेट करता है, वो एक खुद बजाते खुद अपने आप को एक सर्वर डिक्लेयर कर रहा है। तो हमने कितना बड़ा काम अचीव कर लिया। मुझे 3 सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास 3 यहाँ पे वर्चुअल मशीनें हैं तो देखिए मेरे पास फिजिकल पहले 3 सर्वर थे और एक ही सर्वर के अंदर वो 3 वर्चुअल मशीनें आ गई और सारी अलग अलग एक्ट कर रही हैं, सबके साथ अलग अलग तरीके से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो बड़ा एक हमने काम अचीव किया। अच्छा, जिसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमने देख लिया। अब इसका एक नुकसान भी है। वो नुकसान ये है कि अगर ये फिज़िकल सर्वर जो है अगर यही डाउन हो गया तो सारे अंदर के गए। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस एक सर्वर का एक बैकअप बना लेते हैं, एक और सर्वर जो इस फिजिकल सर्वर के ऊपर जितना है सेम वही हम बैकअप के तौर पे एक और सर्वर परचेज करते हैं, इसको रेप्लिका करवा देते हैं उसके ऊपर। तो ले जनाब, आपका डीआर बन गया, रेप्लिका बन गया। अगर खुदा न खास्ता एक जगह से आप डाउन हो गए तो अल्टीमेटली दूसरे सर्वर में तो आप हैं ही हैं, तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर लें। तो आपने वर्चुअलाइजेशन से ये चीज़ अचीव कर ली। उम्मीद करता हूँ वर्चुअलाइजेशन की समझ आ गई होगी। अब वर्चुअलाइजेशन दुनिया के अंदर दो तरीक़ों से होती है। एक को कहा जाता है टाइप 1, एक को कहा जाता है टाइप 2। बहुत ज़्यादा एडवांस होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बताता हूँ। टाइप 1 कहते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन और टाइप 2 कहते हैं सॉफ्टवेयर। इससे क्या मुराद है? अगर आप टाइप 1 वाली वर्चुअलाइजेशन परचेज़ करते हैं तो आपको वर्चुअलाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ेगा जो कि बजाते खुद करते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि 2 तरह की हमारे सामने वर्चुअलाइजेशन है, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होती है हार्डवेयर के अंदर, यानी कि आपके पास बाकायदा उस वर्चुअलाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सर्वर के ऊपर और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिफरेंट वर्चुअल मशीनें बनाते हैं और अपना काम करते हैं। जबकि टाइप 2 के अंदर सॉफ्टवेयर जो होता है, आप पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जैसे विंडो लिनक्स को इंस्टॉल की, उसके ऊपर फिर वर्चुअलाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। यानी कि ये वाला सॉफ्टवेयर वाला जो है ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है, इसके बैकएंड पे कोई ना कोई आपको खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। लेकिन टाइप 1 खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके लिए आपको कुछ और इंस्टॉल नहीं करना। तो टाइप 1 के अंदर VMware वालों ने अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जी, ESXi, ये टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन। और टाइप 2 जो है ये VMware की तरफ से ही आई है और सॉफ्टवेयर का नाम है VMware वर्कस्टेशन। साथ हैं कोई मसला? हमने जो यूज़ करना है वो हमने VMware वर्कस्टेशन ही यूज़ करना है, जिसके ऊपर हमने इंस्टॉलेशन करनी है। अब हम बात करते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप के अंदर VMware का भी और साथ ही साथ हमारे ISO का भी। अब ISO क्या है? अगर हम बात करें ISO क्या, हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है ना, उसको ISO कहते हैं। डिफरेंट फाइल्स होती हैं, उन डिफरेंट फाइल्स को मर्ज करके एक फ़ाइल बनाया जाता है जिसको ISO कहा जाता है। इस ISO से आप अपने USB को बूटेबल करते हैं। यस, बूटेबल बनाने से मुराद ये है कि अब वो बूटेबल बनेगी। अब आप USB जिस भी कंप्यूटर के साथ या सर्वर के साथ लगाएंगे उसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो वो किससे बनती है जनाब? ISO से। ISO ही नहीं है, यानी कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स ही नहीं है तो फिर क्या इंस्टॉल करने बैठे हैं हम? आप ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहले में चाहिए ना, तो इसको ISO कहते हैं। तो हमारे पास जो ISO है जी, विंडो का भी होता है, सबका ज़ाहिर ISO होगा तो उससे कोई काम चलेगा ना। हमारे पास जो ISO है हम यूज़ करेंगे CentOS का। सवाल है CentOS का हम कौन सा ISO यूज़ करेंगे? CentOS के अंदर ना 5.0 तक, यानी कि 1 से लेके 5.0 तक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस आई, बल्कि इसको 6 कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। 6.0 तक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस आई। अगर हम 6.0 की बात करें तो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 इस तरह डिफरेंट आएंगे उसके वर्जन्स। 5 की बात करें तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 इस तरह डिफरेंट वर्जन, फिर 4.2, 4.2, 4.5 इस तरह डिफरेंट वर्जन्स। तो ऐसे ही काम चलता गया। जब यहाँ तक बात पहुँची ना 6.0 तक, तो यहाँ पर दुनिया में एक रेवोल्यूशन आई और दुनिया शिफ्ट होगी 7.0। इस 7.0 के अंदर मेजर मॉडिफिकेशंस की गई हैं,
बहुत ही ज़्यादा लिनक्स को यूज़र फ्रेंडली किया गया। उसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स डाले गए और वो सारे लेटेस्ट फीचर्स हैं। तो अब 6.0 और 7.0 तकरीबन कोई आप कह सकते हैं 30% चेंज हो गई। तो हम जिसको पढ़ रहे हैं हम 7.0 को पढ़ रहे हैं, हालांकि अब 8.0 भी है और 9.0 भी। हम 7.0 को क्यों पढ़ रहे हैं, हम लेटेस्ट वाले को क्यों नहीं पढ़ रहे, उसका एक मसला ये है, जब 7.0 आई थी ना मार्केट के अंदर, तो लोगों को पता था कि यार, अभी डेवलपर्स को भी पता था कि अगर लोग अभी भी 6.0 के ऊपर एक्सपर्ट हैं तो जल्दी से उनको 7.0 की कमांडें याद नहीं होती। तो यार इसमें सपोर्ट डाल दो, 7.0 की भी कमांडें चले और 6.0 की भी कमांडें चले। जबकि 8.0 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 6.0 तक जितनी भी ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है उनकी कोई कमांड नहीं चलती, यानी कि आपको प्योरली नई कमांडें याद करनी पड़ेंगी। तो हम नई कमांडें तो याद कर लेंगे, लेकिन क्या मार्केट के अंदर सारे सर्वर्स नए लगे हुए हैं? जनाब नहीं। मार्केट के अंदर आज भी 5.0 भी लगा है, 5.5 भी लगा है, 6 वाला भी लगा है, 7 वाला भी लगा है, 8 वाला तो मुझे नहीं लगता कहीं लगा होगा, वो तो बिल्कुल लेटेस्ट ही है। 7 तक बमुश्किल होगा, अलबत्ता 6 तो 100% लगा होगा। तो अगर हमने 8 पढ़ ली और 9 पढ़ ली, सिर्फ नई कमांडें पढ़ ली, तो जो पुरानी कमांडें हैं वो किसी ने याद करनी है, फिर वो मसला बन जाएगा आपके लिए। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं 7.0 पढ़ा रहा हूँ ताकि 6.0 भी आप लोगों को याद रहे और 7.0 भी आपको याद रहे। आप लेटेस्ट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी काम कर सकें और ओल्ड वाले पे भी काम कर सकें। तो इसका ISO और VMware वर्कस्टेशन का, ये दोनों चीज़ों का लिंक आपको मिल जाएगा, ISO और VMware वर्कस्टेशन। अब हम बात करते हैं, अगर ये मैं VMware वर्कस्टेशन के ऊपर आऊँ, तो ये देखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मैंने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई हैं। आप लोगों ने अगर कोई वर्चुअल मशीन बनानी है, सिंपल है सॉफ्टवेयर, आपने सिर्फ जस्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना। इंस्टॉल कर लिया, जस्ट आप न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करें और यहाँ पे हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, टिपिकल ही चूज़ करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पे आप ISO का लिंक देंगे, जैसे मैंने इसको दिया है ISO, मेरी जिस भी डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है, मेरे जिस भी फोल्डर में पड़ा है, मैं लिंक दिया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे आप उसका नाम देंगे, जैसा कि मैं कहता हूँ तोकीर, इसमें तोकीर नाम का यूज़र बना लो भाई। अच्छा, वो कहता है दी पासवर्ड इज़ बोथ। अच्छा, आपने उसके बाद यूज़र नेम भी देना है, वो फुल नेम था, मैं यूज़र नेम कहता तोकीर ही हो, पासवर्ड देता हूँ और ये रेड हैट, सिंपल सा पासवर्ड रखें ताकि आपको याद भी रहे, और नेक्स्ट कर दें। अब वो कह रहा है मैं मशीन का नाम यहाँ पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो वर्चुअल मशीन बनेगी, जो पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, पूरा एक लैपटॉप बनेगा, उसका मैं नाम ये रखूँगा। मैंने इसको टेस्ट कर दिया और मैं इसको सेव करूँगा आपकी इस जगह पे। तो मैं किसी भी जगह पे इसको सेव कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे सेव ना करो तुम, और तुम ऐसा करो कि ये मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ है वर्चुअल मशीन्स का, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, सेंडोज टेस्ट के नाम से। मैं कहता हूँ भाई ये जो मैंने फ़ोल्डर बनाया है ना, जिस भी स्पेस पे, तुम इसके अंदर जाके इसको इंस्टॉल करो, अपनी मर्ज़ी से लोकेशन ना दो, नेक्स्ट। कहता है अब बताएं कि आपने इसको रैम हार्ड कितनी देनी, तो 20 GB इनफ है। मैं इसको स्टोर वर्चुअल डिस्क करता हूँ, तो इससे जैसे कि ये इतनी सारी फाइल्स बना देगा, वो गंद पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको कहता हूँ इस फोल्डर में एक ही फ़ाइल बनाओ, नेक्स्ट। हार्डवेयर की सिलेक्शन करते हैं जनाब, आके कस्टमाइज़ करते हैं। मेमोरी कितनी दे रहा है इसको, 1 GB। मैं इसको कहता हूँ यार तुम ऐसा करो, इसको 4 GB रैम दे दो। प्रोसेसर उसने 1 दिया हुआ है, मैं इसको 2 दे देता हूँ। अच्छा, ये आप ज़रूर इस पर क्लिक कीजिएगा वर्चुअलाइजेशन पे ना, यानी कि इसके अंदर भी वर्चुअलाइजेशन हमने इनेबल करनी है। इसका मकसद है आगे जाके पढ़ेंगे, और किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। इसका जो नेटवर्क अडाप्टर है वो नेट पर ही आपने रखना है ताकि इसको इंटरनेट मिल जाए। क्लोज एंड फिनिश। लो जनाब, आपकी लिनक्स स्टार्ट होगी और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई लिनक्स। जहाँ मर्जी बना दे, असल में सॉफ्टवेयर बेस्ड है ना वर्चुअलाइजेशन, जहाँ मर्जी बना दें, इसमें कोई मसला नहीं। आप इसको अपनी मर्जी से बता दिए, डेस्कटॉप पे फोल्डर बना दो, जहाँ मर्जी बना लें, कोई मसला ही नहीं। लेकिन अब ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर को देखकर ड्राइवर्स वगैरह उठा रहे हैं। अब ड्राइवर्स के बाद ये आपके सामने एक पैनल खोल देगा जिसमें लिखा होगा कि लिनक्स इंस्टॉल करें। बेस मशीन पे देखिए मेरे पास विंडोज 10 है,
वो चलती रहेगी। मैं जब ये सॉफ्टवेयर आके ऑन करूँगा तो अंदर मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाएगा। अब ये देखें, ये बता रहा है कि मैंने लिनक्स ऑन कर दिया। डेट एंड टाइम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले डेट एंड टाइम मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए आ गए डेट टाइम, और हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं, और ये पड़ा पाकिस्तान। डन। बेशक आप ऊपर से सर्च कर लीजिएगा, ऊपर लिखा भी था ना, सर्च करने का तरीका भी था। सबसे पहले हमने डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने नीचे आना है और आपने ये सॉफ्टवेयर की सिलेक्शन करनी है। अब इसमें ना डिफरेंट टाइम के मोड्स हैं आपके पास। वो आपको कहता है कि आप लिनक्स के अंदर कितने एक्सपर्ट हैं, उस हिसाब से इंस्टॉलेशन बताएं। मैं इसमें से क्या इंस्टॉल करके दूँ? वो कहता है आपने मिनिमल इंस्टॉलेशन करनी है। याद रखिएगा, हमेशा कंपनीज मिनिमल ही इंस्टॉल करती हैं। हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम एक्सपर्ट नहीं बने ना, हम स्टार्टिंग फेज़ में, तो हम मिनिमल नहीं करेंगे, हम ज़रा बड़ी वाली काम करेंगे। तो आपने इसमें से सब कुछ छोड़ के सिर्फ ये चूज़ करना है, सर्वर विद GUI। एडिशनल इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर मतलब वो राइट साइड पे आ गए, तो हम इसमें से चूज़ कर लेते हैं। एक मैं कहता हूँ हाई अवेलेबिलिटी, इसको चूज़ करें, और नीचे आए जनाब, कंपैटिबिलिटी लाइब्रेरीज, ये लाजमी करना है आपने। डेवलपमेंट टूल्स, सिक्योरिटी टूल्स, सिस्टम यूटिलिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, ये सारे सिलेक्ट करने हैं, दैट्स इट। और कोई भी सिलेक्ट नहीं करना आप। डन। इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आपने आ जाना है पार्टीशन मैनेजमेंट। ये जो 20 GB की हार्ड ड्राइव है ना, इस हार्ड ड्राइव की हम पार्टीशंस बनाने हैं। कितनी पार्टीशंस बनानी है आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कितनी बनती है और आपको क्या बनाना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, आई विल कन्फिगर पार्टीशनिंग। आपने इसी पर क्लिक करना है और डन करना है। तो आपके सामने एक डायलॉग खोल देगा जिसमें ये आपको कहेगा कि ये जनाब पार्टीशंस हैं, बना। थोड़ा सा वेट करते हैं हम अपने आप को, ताकि अपडेट कर लें। या अब अगर गौर करें तो उसने 3 पार्टीशन ना बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही बना दी। इतना स्लो क्यों है भाई? हमने इसको ना रैम कम दी हुई है। हम सेटिंग्स में आते हैं, वैसे 4 GB इनफ है रैम, लेकिन मेरे पास चूँकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मुझे इसको रैम ज़्यादा देनी चाहिए। वालेकुम सलाम। नहीं जनाब, अभी खुल गया। कैसे हैं जी आप? फिटवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, ये 3 आपके सामने बनाता है पार्टीशंस। हमें भी 3 ही चाहिए। मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1, ये माइनस का बटन है, मैं इस पर क्लिक करके इनको रिमूव करता जाता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब हम इस पर आते हैं और हम सीखते हैं कि हमने किस तरीके से पार्टीशंस बनाने। आपने स्टैंडर्ड पार्टीशन सेलेक्ट करनी। काफ़ी सारे मेथड्स हैं, हम सिर्फ स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे। प्लस के बटन पे क्लिक करें और सबसे पहले हम बनाएंगे बूट पार्टीशन। थोड़ी देर पहले याद करें, मैंने कहा था बूट के अंदर 2 चीज़ें होती है, कर्नल और ग्रब, यानी कि बूट लोडर। तो इसको हम मैक्सिमम 1 GB स्पेस देते होते हैं, इनफ है। तो ये खुद ही MBs में लेता है इसको। ऐड माउंट पॉइंट के ऊपर क्लिक किया तो ये 1 GB इसको स्पेस मिल गई। प्लस के बटन पे क्लिक किया, अब हम स्वैप उठाते हैं। स्वैप क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, वर्चुअल रैम होती है कि अगर फिजिकल रैम फुल हो जाए तो ये एज अ रैम एक्ट करता है। इसको हम 3 GB दे देते हैं। कितना होता है? 3070 और ऐड माउंट पॉइंट। प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ,
रूट सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि अब वो ड्राइव बनाओ जिसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स इंस्टॉल होनी है, और ऐड माउंट पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। कोई कैपेसिटी नहीं देता, तो जितनी अवेलेबल होगी सारी की सारी ये ऑक्यूपाई कर ले। तो इसने बताया जनाब 16 GB बची थी, तो मैंने सारी ऑक्यूपाई कर ली। डन करें और इसको एक्सेप्ट करें, कहानी ख़त्म, और बिगिन कर दें इंस्टॉलेशन। यहाँ पर लिखा हुआ रूट पासवर्ड इज़ सेट, रूट यूज़र है ना, तो रूट यूज़र का पासवर्ड वगैरह मैंने सेट कर दिया। भाई ये कैसे कर दिया इसने, हमने तो कोई पासवर्ड नहीं लगाया। याद करें इंस्टॉलेशन टाइम पे हमने एक यूज़र ने बनाया था और पासवर्ड दिया था, तो नीचे लिखा हुआ था कि ये पासवर्ड जो आप यहाँ पे दे रहे हैं ये बोथ के लिए होगा। बोथ से मुराद ये था कि जो आप यूज़र बना रहे हैं उसके लिए भी और रूट के लिए भी यही पासवर्ड होगा, तो उसने खुद ही वो पासवर्ड उठा लिया। अब ये नीचे आपको बताएगा कि कितने पैकेजेस में इंस्टॉल करता हूँ। 1400 समथिंग पैकेजेस हैं, 1 बाय 1 वो इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद वो आपसे एक विजिट सर्च लाएगा कि नेक्स्ट नेक्स्ट करके मेरा वो लाइसेंस एक्सेप्ट करें और लिनक्स इंस्टॉल हो जाए। वो अभी ये वो कर रहा है ना उसको स्कैन DVD के अंदर से, यानी कि ISO से इसको स्कैन करना है। फिर यहाँ पे नीचे लिखा होगा कि 1400 पैकेजेस हैं और मैंने इतने इंस्टॉल कर दिए हैं, इतने रह गए हैं, नीचे लिखा होगा। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह ताला थर्सडे को। थर्सडे वाले दिन आने से पहले पहले लाजमी तौर पे आप सब लोगों ने ये वाली इंस्टॉलेशन करके आना लिनक्स की। अगर इसको परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं तो मैंने इसके अंदर जाके डिलीट फ्रॉम डिस्क कर देंगे हम, और ये रिमूव है। आप लोगों ने डेफिनेटली रिमूव नहीं करना। मैंने इसलिए रिमूव किया क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन में, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है जी।